Hello guys, the rank and nullity theorem. It is also known as Sylvester's law. So in this video, I'm giving you a complete description for this theorem. Firstly, we will see what is the statement of this theorem. So if T is a transformation that will be from UF to VF, U is a vector space over a field F, V is a vector space over a field F, is a linear transformation, then rank of T plus nullity of T must be equal to dimension of U. और यू कैन से दैट डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो ये लॉजिक हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ लॉजिक्स को समझना होगा, लाइक के डायमेंशन का वर्ड मतलब क्या है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ एन टी, डायमेंशन ऑफ आर टी क्या है, एन टी क्या है, और यू एंड वी बोथ आर वेक्टर स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो हियर आई एम जस्ट गिविंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टी ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, that will be from UF to VF is a linear transformation, and from this transformation you can see दो वेक्टर स्पेस है मेरे पास, एक है U और दूसरा है V। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन UF to VF जाएगी तो रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T का सम इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ U। इसको रो ऑफ T और म्यू ऑफ T से नाम से भी जानते हैं। रो ऑफ T का मतलब रैंक ऑफ T और म्यू ऑफ T का मतलब नलिटी ऑफ T, दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। एंड ऑल्सो यू कैन से डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दो वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं। एक है मेरे पास यू एफ यानी कि वेक्टर स्पेस दैट नेम्ड इज यू, और दूसरा एक और वेक्टर स्पेस हम कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम है बच्चों वी। तो टू वेक्टर स्पेस हम कंसीडरिंग हियर। वेक्टर स्पेस हमेशा ही किसके ऊपर बनते हैं, किसी एक फील्ड के ऊपर बनते हैं। तो दिस इज यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। सिमिलरली दिस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस वी, दिट इज आल्सो ऑन अ फील्ड एफ। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ इन दोनों को जोड़ने वाली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है, दैट विल बी फ्रॉम यू टू वी एक्चुअली। तो हेयर आई एम जस्ट मेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टी, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट फ्रॉम यू एफ टू वी एफ। ओके, तो इफ दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, अब हमें प्रूव करना है कि ये डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब होता है कि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं। लाइक अगर आप यू एफ की डायमेंशन की बात करते हो कि डायमेंशन ऑफ यू एफ क्या होगा, तो इसका एक बेसिस होगा, उस बेसिस के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ही डायमेंशन होगी यू की। अब बेसिस क्या होता है? बेसिस बनने के लिए उसके जितने भी वेक्टर होते हैं किसी भी एक सेट के पास, वो सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो सारे के सारे उस सेट को स्पान करना चाहिए, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाने चाहिए। तो चलो वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे उसने हमें ये चीज़ प्रूव करनी, तो पहले ये देखिए एंटी किधर होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे एक एंटी एक सेट ले लेता हूँ जो कि डेफिनेटली यूएफ के पास होगा, और आरटी कहाँ होगा? आरटी डेफिनेटली वीएफ के पास होगा। अब ये एंटी और आरटी एक्चुअली हैं क्या? एंटी को बोलते हैं बच्चों नल स्पेस। ओके, दिस इज योर सेट दैट नेम इज एंटी, को बोलते हैं नल स्पेस, एंड दिस इज अ सेट, इट इज नोन एज आर टी, और इसको बोलते हैं रेंज ऑफ टी। इट मीन्स नलिटी एक ऐसा सेट होता है जिसके ऊपर जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे यूएफ के ऊपर लग रही है और वीएफ के ऊपर जा रही है, तो जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप इस सेट के ऊपर लगाओगे, इस सेट के किसी भी एलिमेंट पे लगाओगे, तो इसके जो इमेज बनेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वीएफ के अंदर, वो डेफिनेटली क्या होगी? जीरो होगी। यानी कि नलिटी एक ऐसा सेट है इस यूएफ के अंदर जिसके ऊपर कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। मान लो आपने कहा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए आपने कहा कि कोई एलिमेंट है ए, तो जब आप टी ए पे लगाओगे, लाइक ए इज एलिमेंट, तो इफ यू वांट राइट आउट टी ए, तो टी ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो आएगा बच्चों। जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस वी एफ, दिस वेक्टर स्पेस का एक आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? तो एनटी का कंसेप्ट समझ में आया। अब आरटी क्या है? आरटी इस पूरे टी की रेंज है, यानी कि जब ये पूरे यूएफ के ऊपर ये टी ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा रहे हो, तो जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो सारे आरटी के पास आएंगे। लाइक आपने कहा कि कोई एक्स अगर यहाँ पे है इस यू के ऊपर, यू के अंदर आपने लगाया टी, तो डेफिनेटली दोस्तों टी एक्स जब बनेगा ना, टी एक्स यहाँ होगा। ओके, टी ए भी डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि ये जो ए एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो फ्रॉम यू। ओके, हाँ, टी ए इक्वल टू जीरो हो सकता है क्योंकि ये ए किसको बिलोंग करता है? एन टी को। टी एक्स इज इक्वल टू कोई वाई हो सकता है,
क्योंकि ये x इसको बिलोंग करता है u को, तो ये tx इज इक्वल टू वाई, एक कोई एलिमेंट आएगा, वो y किसका होगा, डेफिनेटली vf का होगा। बट जो t के अंदर मैपिंग लगने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे रेंज ऑफ t में चले जाएंगे। बाकी के जो एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, वो सारे किसके हैं, v के। बट rt के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो t से जुड़े हुए हैं। ओके, अब मुद्दा क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ rt इज इक्वल टू प्लस डायमेंशन ऑफ nt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। तो डायमेंशन ऑफ rt मतलब इसकी डायमेंशन, और डायमेंशन ऑफ किसी भी सेट की क्या होती है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। यानी कि अगर मैं बात करूं u की, तो अगर आप ये लिखना चाहें कि डायमेंशन ऑफ u क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ u। अब बेसिस क्या होता है, अब मान लो इसका कुछ सेट ले लिया आपने, कोई भी एक सेट ले लिया, मान लो मैंने कहा कि w जो है ना एक सेट है और वो किसके अंदर है, u के अंदर है। अब अगर ये w बच्चों, अगर ये w एक तो क्या हो, लीनियर स्पान करे, ठीक है, एक तो ये लीनियर स्पान का मतलब होता है कॉम्बिनेशन में लिखना। कॉम्बिनेशन का मतलब कि आप इसके एलिमेंट की फॉर्म में, लाइक आपने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिए और u का किसी भी एलिमेंट को, लाइक x आपने एलिमेंट लिया तो x को आप इसके एलिमेंट की फॉर्म में लिख सको, उसको बोलते हैं लीनियर स्पान। यानी कि ये एक पूरा छोटा सेट इस पूरे बड़े वाले सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की पावर रखता है। ओके, और दूसरा होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं w के पास, वो सारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये तो बेसिस की कहानी है। तो इन दोनों कंडीशन से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं बेसिस। फिर हम देखते हैं कि इस W सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो जितने एलिमेंट होंगे वो कहलाएगी डायमेंशन ऑफ U। तो सिमिलरली आपको डायमेंशन ऑफ U भी चाहिए, आपको डायमेंशन ऑफ NT भी चाहिए, डायमेंशन ऑफ RT भी चाहिए, यानी कि इसका भी एक बेसिस आपको चाहिए, इसका भी आपको एक बेसिस चाहिए, और इस U का भी आपको एक बेसिस चाहिए। ओके, तो इन तीनों के बेसिस के ऊपर बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों का सम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U बनता है। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे पहली जो मैं काम करता हूं, मैं इस एंटी की डायमेंशन ढूंढने की कोशिश करता हूं, और यहां हम कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट कंसीडरिंग लेट कि कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए u1 u2 u3 और अप टू um ले लीजिए, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जो एलिमेंट है ना, बी आ बेसिस ऑफ, और ये एलिमेंट है किसके, एंटी के बेसिस के। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बेसिस के एलिमेंट हैं तो फिर डायमेंशन ऑफ एंटी तो सीधी बता सकते हैं हम। लेट कर लिया हमने, वो क्या आएगी, कितने एलिमेंट लिए आपने, m तक, तो डायमेंशन ऑफ एंटी क्या आएगी, m। तो एक बात तो आपने प्रूव निकाल दी, फिर हमारी जम्पशन है बट हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। ओके, अब एंटी कहाँ होता है बच्चों, एंटी हमें पता है कि एंटी डेफिनेटली इस यूएफ के अंदर होता है। अब आपने ये बता दिया कि इस यूएफ के अंदर कितने सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, आपने कहा कि जी u1 से लेके um तक एलिमेंट पड़े हुए हैं। क्लियर है, तो ये u1 से लेके um तक एलिमेंट सारे यूएफ के भी हैं, और ये सारे एलिमेंट क्या हैं, इस एंटी का बेसिस है। ओके, अब अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं, मैं कहता हूं कि मैं इसको un तक ले जाता हूं, तो ये एक नया सेट बन जाएगा। और इससे पहले एक थ्योरम आती है जो आपको ये कहती है कि अगर कोई भी एक सेट हो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का हो, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी बड़े वाले सेट के बेसिस के रूप में। तो बड़ी बात है ये। तो अगर ये u1 से लेके um एक बेसिस के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं इसको u1 से लेके um तक वालों को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं बढ़ा सकता हूं, और मैं बढ़ा के ले गया इसको un तक। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बेसिस बन जाएगा अपने बड़े वाले सेट का, और बड़े वाला सेट कौन है, uf। क्लियर, इसका मतलब अब मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास u1 से लेके um तक एलिमेंट बेसिस के हैं, तो डेफिनेटली देन u1 u2 u3 अप टू um ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और किसके अंदर हैं, ये एंटी के अंदर है। ओके, अब अगर ये एंटी के अंदर हैं तो डेफिनेटली ये किसके अंदर भी हैं, यूएफ के अंदर भी हैं, तो दे विल बी इन यूएफ आल्सो। अब वो थ्योरम की बात मैं आपको बता रहा हूं कि वो थ्योरम ने आपको ये बताया कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट का सेट किसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप उस एलिमेंट्स को बढ़ा के
उस सेट का बेसिस बना सकते। क्लियर? सो कैन से दैट नाउ थस वी कैन एक्सटेंड this basis to a new basis, क्योंकि ये जो बेसिस है ना यू एम तक, ये तो बेसिस थे एनटी के, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं और बेसिस बनाऊंगा किसका, यू का, और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं टू अ बेसिस और उसको मैं नाम दे देता हूं एस का, और ये सेट बन गया मेरे पास u1 u2 u3। देखो यू एम तक तो ऑलरेडी था ही बच्चों, तो अब आप क्या करो, यू एम से एक्सटेंड कर दो, यू एम प्लस 1 और यहां तक ले जाओ यू एन तक, ले गई, और ये बन गया बेसिस किसका, यू का। तो अब आपने इसको एक्सटेंड करके यू का बेसिस बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये बात बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ यू कितनी हो जाएगी, फिर डायमेंशन ऑफ यू डेफिनेटली कहां तक चले गए, एन तक, तो डायमेंशन ऑफ यू क्या हो जाएगी, एन। तो अभी आपने दो बातें बोल दी, पहली आपने लेट की थी कि डायमेंशन ऑफ एन टी क्या है, एम, और दूसरी आपने डायमेंशन ऑफ यू की बात कर दी, वो कितनी आई है, एन। ओके, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, बच्चों डायमेंशन ऑफ, ध्यान देना, डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ये प्रूव करना चाहते हैं। अब देखो डायमेंशन ऑफ एन टी आपने निकाल लिया, क्या आया, एम, अभी इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, और यू कितना आ गया, ये आ गया एन। अब आप यहां क्या वैल्यू लेके आओगे कि ये दोनों रिलेशन इक्वल हो जाए, दोनों रिलेशन इक्वल, डेफिनेटली आप कहोगे सर हम n माइनस एम लिखें तो बात बनेगी, तो मतलब अगर हम इस आर टी की डायमेंशन n माइनस एम ले आए तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू n, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो अब आर टी की डायमेंशन n माइनस एम चाहिए, यही बात है। अब आर टी एक्चुअली है कहां, आर टी है इस वी एफ सेट का, और आर टी के पास वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर टी लगा होता है, यानी कि ये टी की रेंज है, रेंज ऑफ टी। तो अगर यू के पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे, जिन पे भी टी लगा हुआ है, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, आर टी के अंदर होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो अब मुझे बनाना है इस सेट की डायमेंशन को n माइनस एम, तो क्या करते हैं हम देखिए, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट एक नया एस डैश में एक सेट लूंगा जिसके अंदर n माइनस एम एलिमेंट होने चाहिए। तो अब वो एलिमेंट कैसे होंगे, एस डैश आर टी से ले रहा हूं मैं, द बेसिस ऑफ आर टी, द बेसिस ऑफ आर टी। अब आपको ये बात और मैं बता चुका हूं कि आर टी का अगर कोई भी बेसिस होगा, कोई भी एलिमेंट है, इसमें सारे टी वाले एलिमेंट हैं, तो टी लगाते चले जाइए। तो यानी कि इसके अंदर एलिमेंट होंगे टी ऑफ यू एम प्लस 1, टी ऑफ यू एम प्लस 2 और अप टू टी ऑफ यू एंड एन। तो ये जो सेट बनेगा इसके अंदर एलिमेंट देख लो कितने हैं, एन तक जाना है, और पहला एलिमेंट कहाँ स्टार्ट है, एम प्लस 1 से लेके एन तक, तो ऑब्वियस सी बात है कितने से एलिमेंट हो गए ये, एन माइनस एम, यानी कि इससे पीछे वाले एलिमेंट कहाँ तक थे, एम तक, यू एम तक वालों को माइनस कर दिया मैंने, हटा दिया, किस में से, टोटल में से, टोटल एन एलिमेंट से इसमें से m तक एलिमेंट मैंने माइनस कर दी, तो ये टोटल एलिमेंट कितने रह गए, n माइनस एम रह गए। तो इसका मतलब मुझे इस सेट को आर टी का बेसिस बनाना है। ओके, और ये टी टी क्यों लिखे हैं, क्योंकि एस डैश किसका है, आर टी का सबसेट है, और आर टी में वही एलिमेंट होता है जिनके ऊपर टी लगा होता है, क्योंकि ये रेंज के एलिमेंट है। ओके, नाउ सी, अब देखो बच्चों, चलिए अब हमें एक चीज पता थी कि मैं एक एलिमेंट लेता हूं किससे, यू से, कैपिटल यू से। ओके, अब आपको पता है कि इस यू का बेसिस कौन है, एस, एस इज बेसिस ऑफ यू, और एस के पास कैसे एलिमेंट थे, जरा देख लो, एस के पास एलिमेंट थे u1 से लेके un तक, और ये अगर बेसिस है यू का तो डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी ये वेक्टर हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट है।
तो अगर कोई भी एलिमेंट यू से लोगे तो उस एलिमेंट को आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, यही तो बेसिस का काम है। तो मैंने लेट कर लिया कि यू का है, अगर यू का है तो डेफिनेटली आप क्या लिख सकते हो, यू को इस एस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं यू को कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन A1 U1 A2 U2 और AM UM प्लस AM+1 UM+1 एंड प्लस अप टू AN UN, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि ये सारे वेक्टर किसके थे, एस बेसिस के एलिमेंट है U1 से UN, तो ये इस U के किसी भी एलिमेंट को लिखने की ताकत रखते हैं क्योंकि ये बेसिस है। अब क्या करो, टी लगा दो भाई दोनों तरफ। अब मैं लगाता हूँ टी यू पे लगेगा, इधर टी सब पे लगेगा। अब टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप सबको ये बात क्लियर होगी कि टी इन पे अलग अलग सेपरेट हो सकता है। लाइक आप लिख सकते हो A1 TU1, एक स्टेप आप यूज कर सकते हो, एक बार इकट्ठा टी को लिख दीजिए उसके बाद अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये काम है भाई। और AM+1 और TUM+1 और अप टू AN और TUN। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो U1 से लेके UN एलिमेंट है ये किसके हैं? Since using the another ink highlight this thing, ये जो U1 से लेके U2 से लेके UM तक एलिमेंट किसके हैं? इट इज एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ एंटी, याद है आपको? तो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये एंटी को बिलोंग कर रहे हैं। थोड़ा आपको फ्लैशबैक में दिखा देता हूँ मैं। हमने जब सबसे पहले लेट किए थे ये U1 से लेके UM तक इज द बेसिस ऑफ एंटी, और अगर ये एलिमेंट सारे एंटी के हैं तो एंटी की डेफिनेशन ये है कि इनके ऊपर अगर टी लगाओगे तो आंसर 0 पाओगे, क्योंकि एंटी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा U1 से UM इन पे टी लगेगा तो आंसर 0 आएगा। ये एंटी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये U1 से लेके UM अगर एलिमेंट हैं तो इनके ऊपर जब TU1 बनेगा, TU2 से लेके TUM ये सारे क्या बनने वाले हैं जी, 0 बन जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट कि TU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे क्योंकि ये सारे एंटी को बिलोंग करते हैं। और कहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी, फिर से AM+1 और TUM+1 ये वाले बच जाएंगे, M तक वाले सारे 0 हो जाएंगे, और ये इससे लेके और AN और TUN तक एलिमेंट बच जाएंगे। am I right here? कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इस TU को ना लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया इसकी फॉर्म में। तो TU is a linear combination of कौन से एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स T of UM+1 से लेके और T of UN तक। अब हमने इसको ऐसे क्यों किया, देखो इस S डैश के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, TUM1 से लेके TUN तक, और हमें क्या करना है, हमें इन सारे एलिमेंट्स को बेसिस बनाना है। और ये एलिमेंट बेसिस तब बनेंगे जब ये अपने V के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, पहली बात, सॉरी RT के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, दूसरा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक काम तो हमने प्रूव कर दिया कि इसने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, यानी कि आपने इस RT से कोई भी एलिमेंट लिया जिसका मैंने नाम लिखा TU, आपने अगर यहां से TU लिया तो उस TU को ये जो एलिमेंट लिए थे TUM+1 वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो इसका मतलब वो जो सेट आप बना रहे हो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल प्योर हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, अब दूसरा काम ये प्रूव करना है बच्चों कि ST जो है, जो S डैश है, नाउ टू प्रूव ये जो S डैश है उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं T of UM+1 से लेके और T of UN तक, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, चलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ स्केलर लेने पड़ते हैं, और मैंने ये स्केलर ले लिए AM+1 और इसको लगा दिया T of UM+1 के साथ, प्लस A of
एम प्लस टू और टी ऑफ यू एम प्लस टू और अप टू ए एन एंड टी ऑफ यू एन और इक्वल टू रख दिया मैंने 0। अब टी भाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी इन दोनों के बाहर आ सकती है, तो मतलब टी को यहाँ लगाएं तो अंदर क्या बचेगा, ए एम प्लस वन टू यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू इंटू यू एम प्लस टू एंड प्लस ए एन एंड यू एन एंड इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी एलिमेंट पे आप टी लगा रहे हो, टी ट्रांसफॉर्मेशन, और आंसर पा रहे हो 0, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो किसका होगा। ये डेफिनेशन एंटी की थी ना, कि अगर हम किसी एलिमेंट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और आंसर आ जाए 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट एंटी का होगा। तो दैट इंप्लाइज ये जो एलिमेंट आया आपका ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन से लेके ए एन और यू एन वाला, ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, एंटी को करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर ये एलिमेंट एंटी को बिलोंग करता है तो एंटी का एक बेसिस था और वो था u1 से लेके un। ओके, तो आई कैन राइट आउट सिंस u1 से लेके u2 और um, ये क्या था, ये बेसिस था बच्चों एंटी का। और अगर दोस्तों ये एंटी का बेसिस था और ये एंटी का एक एलिमेंट है और ये एंटी का बेसिस है, तो एंटी के हर एक एलिमेंट को उसके बेसिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिस का काम ही एक्चुअली ये है कि वो अपने सेट को लिख सके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को लाइक ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन से लेके और ए एन यू एन, ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को मैं इस वाले वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो इट आई एम जस्ट मेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक ए वन यू वन से लेके and a2 u2 and here you can say that a m and um, ये मैंने इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये स्केलर आप ये लिखनी है, आप स्केलर अलग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो here आई एम जस्ट यूजिंग a1 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, ऐसा करो यहाँ पे b ले लीजिए, अलग से स्केलर ले लीजिए क्योंकि a1 a2 ऑलरेडी हम जो यूज कर चुके हैं। तो ठीक है जी, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। अब अगर मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखूँ तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ b1 और u1, एम आई राइट। माइनस वाले को ब्रैकेट में लगा दो प्लस माइनस ऑफ b2 u2, ठीक है जी, प्लस करते करते चले जाएंगे माइनस ऑफ bm um, और ये ऑलरेडी इधर पड़ा ही हुआ है a m प्लस वन u m प्लस वन एंड प्लस ए एन यू एन और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये सारे वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए, u1 से लेके u2 um प्लस वन un, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, बट ये एलिमेंट किसके हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं डेफिनेटली बेसिस के, s वाले बेसिस के, u वाले बेसिस के। लाइक ये जो u1 से लेके un तक एलिमेंट्स हैं सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सिंस u1 u2 u3 अप टू un, ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रीजन क्या है इनका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, s को बिलोंग करते हैं। और s क्या था, s बच्चों बेसिस था किसका, u का, और बेसिस के एलिमेंट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर ये वेक्टर्स u1 से लेके un तक वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब जितने भी स्केलर आपने लगाए हैं सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो दैट इम्प्लाइज ये जो माइनस b1 माइनस b2, ये जितने भी आपने माइनस ऑफ b m स्केलर जितने भी आपको दिख रहे हैं, सभी स्केलर्स को क्या कर दो, am प्लस वन और इज इक्वल टू an, ये सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बट हमें सारे स्केलर तो 0 करने नहीं है। हमारा काम क्या था, हम वापस जा रहे हैं इस इक्वेशन पे, हमें प्रूव करना था कि एस डैश वाले सेट टी यू एम प्लस वन से लेके यू एन वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट बने और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन थी ये वाली। इसका मतलब ये जो स्केलर है ना, ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू ए एन, अगर ये स्केलर मेरे 0 हो जाएं तो ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा।
अब यहाँ मैंने सारे स्केलर जीरो बता दिए, इसमें से इन वाली चीज़ों को थोड़ा फोकस कर लो कि am+1 से लेके an वाले स्केलर मेरे जीरो हो गए। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेटली वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एम आई राइट हियर? क्लियर? तो दिस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि आपको एक एस डैश सेट था जो हम ऑलरेडी लेके चले हैं, आरटी का एक बेसिस बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में तो पहले लिख दिया, आप लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो TUM+1 से लेके TUN ये सारे वेक्टर्स हैं और इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या स्केलर लगाने पड़ते हैं, तो मैंने am+1 से लेके an स्केलर लगा के प्लस करके इक्वल टू जीरो रख दिया। अब काम ये था कि am+1 am+2 ये सारे स्केलर जीरो आ जाएं। इनको जीरो प्रूव करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे थे। सबसे पहले हमने t को बाहर लिया, इक्वल टू आ गया जीरो। अब t किसी के ऊपर लगे, आंसर आए जीरो, तो वो एलिमेंट किसका होगा, nt का होगा। अगर ये एलिमेंट nt का है तो nt का बेसिस एलिमेंट भी थे ये वाले, तो इस एलिमेंट को इसके बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी बेसिस की फॉर्म में लिख दिया p1 कुछ स्केलर लगा के, फिर इसको इकट्ठा कर लिया। तो जब इसको इकट्ठा किया तो ये सारा कॉम्बिनेशन बन गया u वाले वेक्टर्स का, u1 से लेके un तक का। अब u1 से लेके un सारे वेक्टर्स किसके हैं, ये बेसिस के हैं u के, जिसका नाम था s वाला सेट। अब ये अगर ये बेसिस के एलिमेंट है तो डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो b1 से b2 और ये u a1 सब सारे स्केलर जीरो, बट हमें तो सिर्फ स्केलर इस पे फोकस करना था और ये सारे स्केलर मेरे आगे जीरो, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। यहां तक लॉजिक क्लियर है? अगर ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो इसका मतलब ये जो एस डैश सेटअप लेके चल रहे थे ना, में था t ऑफ um+1, t ऑफ um+2 और अप टू t ऑफ un। आपने प्रूव कर दिया कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन को भी लिखेगा, इसको RT के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की पावर रखता है, और ये सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि एस डैश क्या बन गया, एक बेसिस बन गया, किसका, बेसिस ऑफ RT बन गया। और अगर ये बेसिस ऑफ RT बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ RT कितना आ गया दोस्तों, डायमेंशन ऑफ RT आ गया n-m। क्योंकि देखो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि देखो यहाँ से एलिमेंट कहाँ तक आने थे, m तक आने थे, तो बट वो सारे डिलीट कर दीजिए, जा कहाँ तक रहे हैं, n तक। तो फिर इसका मतलब n में से कितने एलिमेंट कम है टोटल, अगर मैं 1 से n सोचूं तो m एलिमेंट माइनस किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको n-m नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर रहा हूँ, n-m एलिमेंट्स हैं इस सेट के पास। तो इसकी डिमेंशन होगी ये, और हम ऑलरेडी मान के चले थे कि डिमेंशन ऑफ nt क्या है, याद होगा, दैट वाज m वी हैव टेकन। फिर हमने इसको एक्सटेंड करके डिमेंशन ऑफ u बनाई थी, वो क्या आई थी, दैट वाज n। So from this relation you can say कि dimension of nt plus dimension of RT that must be equal to dimension of u। Am I right here? क्योंकि ये आएगा m और ये आएगा बच्चों n-m और is equal to n and hence proved। ओके, अब थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, जल्दी से सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो बहुत ईजी थी कि आपको ये प्रूव करना था डिमेंशन ऑफ RT प्लस डिमेंशन ऑफ NT इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ U, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले आप इस डिमेंशन ऑफ NT को लेट करोगे कि एक NT जो सेट है, इस सेट का एक बेसिस सेट है और उसके अंदर U1 से लेके UM तक एलिमेंट्स हैं। तो डिमेंशन ऑफ NT क्या हो गई, M हो गई। और जैसे ही आपने डिमेंशन ऑफ NT बना ली, दैट इज M, डिमेंशन ऑफ NT इज M। अब आपने कहा कि NT सेट किसके पास होता है, डेफिनेटली U के पास होता है, दिस इज अ सेट इज U। और अगर ये सारे एलिमेंट बेसिस के हैं तो डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स NT के पास भी हैं तो U के पास भी तो हैं, क्योंकि ये U के अंदर ही है। और अगर कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हमें किसी सेट के पास मिल जाए तो हम उसको एक्सटेंड करके उसका बेसिस बना सकते हैं। तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया UM से लेके N तक और बना दिया बेसिस किसका, U का। अब अगर ये U का बेसिस बन गया S वाला सेट, तो हम कहेंगे कि डिमेंशन ऑफ U क्या बन गई, N, क्योंकि S के पास N एलिमेंट है। अब आपके पास डिमेंशन आ गई NT की भी, डिमेंशन आ गई U की भी। अब मुद्दा ये है कि डिमेंशन ऑफ RT ढूंढनी है। तो RT एक रेंज ऑफ T, तो RT के पास पहले तो ये सोचो कि एलिमेंट कैसे होंगे, RT के पास वो सारे एलिमेंट होंगे जिनके ऊपर T लगा होगा। तो T ऑफ U दिस सारे एलिमेंट्स हमने RT के पास। अब RT की डिमेंशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों को देखते हुए मुझे लगा कि RT की डिमेंशन होनी चाहिए n-m। तो हमने एक सेट कंसीडर किया अपनी तरफ से, फिर यू कैन सी एक सेट लिया मैंने, S डैश इसको नाम दिया, और उसके पास इतने ही एलिमेंट रखे n-m।
और रखे टी यू एम प्लस वन से लेके टी यू एन तक चले गए। अब मेरा काम यह है कि इस एस डैश को एक बेसिस बनाना, और बेसिस बनाने के लिए दो काम है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होना और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना। तो सबसे पहले मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की और मैंने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है यू का तो डेफिनेटली उस u के एलिमेंट को उसके s बेसिस के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो u का और इसका बेसिस कौन है, u1 से लेके un, तो a1 और कांस्टेंट लगा के मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, दोनों तरफ t को अप्लाई किया तो ये एक सेट इस तरीके की फॉर्म बन गई। अब जैसे tu इसके ऊपर लगाया आपने तो आप देखोगे कि tu1 tu2 और ऐसे भी एलिमेंट्स बनेंगे। अब tu1 से लेके um तक जो एलिमेंट है ना, अब ये जो u1 से लेके um तक एलिमेंट है ये एंटी के हैं, और एंटी की डेफिनेशन है कि उसके पास जो भी एलिमेंट होगा अगर उसके ऊपर टी लगाओगे तो आंसर जीरो पाओगे। तो इसका मतलब ये m तक सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, बाकी बच जाएंगे ये um+1 से लेके, इधर tu है और इधर ये बन गया um+1 से लेके un। tu भी किसका होगा, rt का, और ये तो फिर t लगा हुआ है तो rt के अंदर है ही। तो हमने rt के किसी एक एलिमेंट को इन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज TUM+1 से TUN। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन का काम खत्म हुआ। ये S डैश आपके पूरे RT को स्पान करने वाला है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद काम था कि इस S डैश को प्रूव करेंगे कि ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है। तो हमने ये जो वेक्टर्स लिए इसके साथ स्केलर लगाया और इक्वल टू जो रख दिया जीरो। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सारे स्केलर होने चाहिए जीरो। इन सारे स्केलर्स को जीरो बनाने के लिए पहले मैंने टी को बाहर लिया, टी किसी पे लगेगा जीरो आएगा तो वो एलिमेंट किसका होगा, एंटी का। अब ये बीच वाला एलिमेंट अगर एंटी का है तो इसको एंटी के बेसिस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बीच वाले एलिमेंट्स को मैंने एंटी के बेसिस की फॉर्म में लिख दिया। एंटी के बेसिस क्या है, u1 से लेके um, तो b1 से लेके bm स्केलर लगाया और मैंने इसको लिख दिया। इकट्ठा करेंगे तो ये सारे वेक्टर्स ऐसे लगेंगे u1 से लेके un। अब u1 से लेके un सारे वेक्टर्स इसके बेसिस के, किसके, u के, कौन था, s वाला सेट। तो इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब अगर ये सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो भाई हमें तो इतनी बात चाहिए, तो सारे स्केलर जीरो होंगे, बट हमें सारे स्केलर जीरो से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतने स्केलर से जीरो, am+1 am+2 ये जीरो होने चाहिए। तो भाई सारे जीरो हैं तो ये तो जीरो होंगे ही। अब अगर ये जीरो है तो डेफिनेटली आपका S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बन गया। तो S डैश अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बन गया और लीनियर स्पान भी बन गया तो डेफिनेटली ये बेसिस बन गया RT का। अगर ये RT का बेसिस है तो इसके पास डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n-m, क्योंकि एलिमेंट ही हमने इतने लिए, तो इसके पास n-m, इसके पास m और इसके पास n। और जब हम इसको इस रिलेशन में रखेंगे तो आपकी जो थ्योरम है रैंक एंड नलिटी थ्योरम, ये आपकी एब्सोल्युटली